हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएच क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम सी सेट सेट बी के क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। 17वें नंबर का डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक संख्या को 4 से गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया जाता है। 4 से विभाजित किया जाता है, तो इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना आएगा, है ना। ठीक है, माना कि वो संख्या एक से, है ना, माने कि वो संख्या एक से। तो प्रश्न क्या क्या लिखा है प्रश्न में? एक संख्या को 4 से गुणा करने, है ना, 4 से गुणा करना है इसको, है ना। 4 इंटू एक्स गुणा करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया जाता है ना, 4 से विभाजित किया जाता है ना, 4 से विभाजित किया जाता है ना, 4 से विभाजित किया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत अंतर कितना आएगा? ये गलती हुई है, इससे परिणाम में कितने प्रतिशत अंतर आएगा? तो अंतर के लिए माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 4x से इंटू 100। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो अभिष्ट आंसर आ जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको हम। x से x तो कैंसिल हो जाएगा, 4 16, है ना, 16 माइनस 1 15, है ना, 4 नीचे आ जाएगा तो 4 इंटू 4 16 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये रेशियो कितना निकलेगा? 16 नमक की 144 होता है, तो ये आ जाएगा 9, 144 मीन्स 4, 144 मीन्स 50 में से 44 गए तो 6 बचेंगे, 60, 16 16, 16 32, 16 48, 16 64, है ना। 16 48 मतलब 93, है ना, पॉइंट 48, 16 16 बचे 12, है ना, भागने आ जाएगी शून्य तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, तो 16 5 80, 16 96, 16 सतह की 112, है ना, बचे 8, भाग में जाए 1 शून्य, तो 16 5 80, तो ये हो जाएगा 93.75%। इसका आंसर होगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा 93.75, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर के तरफ। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए? ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे, है ना। वेन डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एक तरफ लिखेंगे इंग्लिश, एक तरफ लिखेंगे हिंदी, और, है ना, ये हिंदी वाला ले लेते, ये इंग्लिश वाला ले लेते और ये कॉमन एरिया ले लेते। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये पता क्या करना है कि एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए, ये हमको पता करना है। ठीक है, केवल एक विषय में, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण कितने हुए, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने, पहले तो कॉमन देख लेते हैं। 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। इंग्लिश में कितने अनुत्तीर्ण हुए? एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, मतलब 20% अनुत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में, है ना, 20% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, है ना, तो केवल 5% अंग्रेजी में आ जाएगा। ठीक है, हिंदी में, हिंदी में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए, अर्थात 30% अनुत्तीर्ण हुए, 30% अनुत्तीर्ण हुए, 15 कॉमन है, तो 15% केवल हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। अब प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि ऐसे छात्रों की प्रतिशतता कितनी है जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों, केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों, है ना। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला के कितना हो जाएगा? केवल एक में होने वाले 15 और 5 20, है ना, 20% ऐसे छात्र हैं जो केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण हुए, है ना। दोनों में से कोई या एक, मतलब हिंदी या इंग्लिश को मिला लिया जाएगा, तो एक अगर करेंगे तो 20% इसका सही आंसर निकल कर आएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी, 20% इसका आंसर हो जाएगा। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
19 नंबर, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एन वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर थी, मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी एन वर्ष पहले की आयु की 4 गुना है। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 130 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर कितना है? तो उनकी आयु में अंतर कितना है? तो उनकी आयु में अंतर कितना है, ये हमको देखना है। तो हम प्रश्न देखते हैं। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं पिता, एक तरफ लिख लेते पुत्र, ना वर्तमान आयु लिख लेते हैं ना, वर्तमान में कितनी आयु है इनकी, वर्तमान में माना पिता की वायु उम्र है और पुत्र की 1 से। अब प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, है ना, एन वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर थी, है ना। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, एन वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर थी। एक कथन तो ये हो जाएगा, एन वर्ष पहले, है ना, एन वर्ष पहले मीन्स भाई एन वर्ष पहले, है ना, एन वर्ष पहले, एन वर्ष पहले मतलब वाई माइनस एन इज इक्वल टू एक्स, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। यही बोल रहा है प्रश्न में, देखिए एन वर्ष पहले मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी, वर्तमान आयु 1 से उसकी लड़के की, है ना, तो ये एक। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, नेक्स्ट है मेरी वर्तमान आयु, मतलब पिता की वर्तमान आयु तुम्हारी एन वर्ष पहले की आयु की 4 गुना है, यानी मेरी वर्तमान आयु मीन्स, मेरी वर्तमान आयु मीन्स वाई, तुम्हारी एन वर्ष पहले की आयु, एन वर्ष पहले की आयु की 4 गुना है ना, 4 गुना है बोल रहे ना, कि 4 गुना है ना, तो इधर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन बराबर करने के लिए, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब उन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। यदि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग दिया है, एक्स प्लस वाई दिया है 130, है ना, एक्स प्लस वाई दिया है 130, है ना। अब इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। पहले वाई को पूरी तरह सोल्व कर लेते हैं, 4x माइनस 4, है ना, 4x माइनस 4, और ये कितना है, इसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं, इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी, हो जाएगा ये 4y माइनस 4n इज इक्वल टू 4x। ठीक, अब इसको इसमें से घटा देंगे, इसको पूरी को, माइनस प्लस माइनस, ना 4y में से y में से 4n से डिवाइड कर दिया ना, इसको सोल्व कर लेते हैं, मीन्स माइनस गए तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस 3y हो जाएगा, ये प्लस 4n इक्वल टू 4x से 4x से चला जाएगा, ना। इसको एक सेकेंड, इसको ऐसे मत करिए, थोड़ा सा यहाँ तक तो हमने सोल्व कर लिया था, ठीक है, यहाँ तक सोल्व कर लिया था, इसको वापस हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सेकंड बन गई थी, और ये इसको हमने और सिंप्लीफाई कर लिया था सेकंड इक्वेशन को, तो ये सेकंड है। फर्स्ट में हम 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y माइनस 4n इज इक्वल टू 4x। ठीक, अब इसको y, फर्स्ट वाले सेकेंड वाली इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, y माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4n। ठीक है, और इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 4y माइनस 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 4n, 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 एक सेकेंड, 4n हो जाएगा, 4, ये भी 4। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ देंगे तो 4n से 4n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 5y
और दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8x इज इक्वल टू 0। तो 5y इज इक्वल टू 8x। और तो ये रेशियो आ जाएगा y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5x। ये हमारा रेशियो निकल कर आया है x और y में, है ना। और x और y का इन्होंने दिया है, पिता और पुत्र की आयु कितनी है 130 वर्ष, है ना, ये दिया है इन्होंने। वर्तमान में इनकी आयु कितनी है 130 वर्ष, है ना, 130 वर्ष है। तो y की जगह हम रख देंगे 8/, है ना, 8/5 x प्लस ये x इज इक्वल टू 130, है ना। तो 8×5 = 13, x/5 इज इक्वल टू 130। तो ये हो जाएगा 10, x बराबर हो जाएगा 50। क्या पूछा है प्रश्न में? प्रश्न में पूछा है तो उनकी आयु में अंतर कितना हो जाएगा। x बराबर 50 आ गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 8/5 दिया ना, 8/5, 8/5 इंटू 50, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, तो y इक्वल टू हो जाएगा 80। इनकी उम्र में अंतर कितना हो जाएगा 80 - 50, 30 साल इनकी उम्र में अंतर हो जाएगा, 330 ईयर। ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार करना है। 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, ये सही है। 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ये सही है। 1 मेट्रिक टन यही होता है, 1 मेट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम होता है। और 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी सही है। तीनों ही इसमें सही हो जाएंगे, 1, 2 और 3, तीनों ही कथन इसके सही हो जाएंगे। आंसर डी इसका करेक्ट होगा। अब हम आते हैं परिच्छेदों की ओर, है ना। तो परिच्छेद 4 परिच्छेद दिए गए हैं, है ना। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश दिए गए हैं। नीचे दिए गए 2 परिच्छेदों को पढ़िए और परिच्छेदों के नीचे आने वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नांशों के लिए आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर आधारित होने चाहिए, ठीक है। परिच्छेद फर्स्ट क्या है? आज यदि हम न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस जैसे शहरों को विश्व के सर्वाधिक प्रतिष्ठित शहर मानते, तो ऐसा इसलिए कि उनकी परिसीमाओं में एक विशाल तंत्र उपागम, है ना, हेवी सिस्टम अप्रोच वाली योजनाएं लागू की गई थी। इस तंत्र या सिस्टम सिद्धांत का आधार सामाजिक, स्थानिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को संगणन, सांख्यिकी, स्टमीकरण का उपयोग करके गणितीय मॉडलों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया है तथा समस्याओं के निरूपण और समाधान के लिए एक कलन विधिक एल्गोरिथम तरीका है। पश्चिम के आरंभिक विश्वविद्यालयों ने व्यावसायिकों को आयोजनों में प्रशिक्षित करना आरंभ किया था और कुछ ऐसे अत्यंत प्रतिभावान आयोजनकारों को जन्म दिया जो इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन्हीं विषयों को उस आयोजना पाठ्यक्रम में समाहित कर लिया गया था जिसकी जड़ें सामाजिक विज्ञान, भूगोल और वास्तुकला में थी। भारत में आयोजना और इसकी शिक्षा पश्चिम से भिन्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिसे उपर्युक्त परिच्छेद में प्रतिपादित किया गया है। पहला क्या है? नगर आयोजना पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्चा में विविध और अंतर विषयक उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए, है ना। ये सही लग रहा है। हम पहले और 3 भी देखते हैं। भारत में नगर के प्रशासकों में नगर आयोजना और प्रबंधन में औपचारिक प्रशिक्षण का अभाव है, ये नहीं लग रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं। भारत में नगरीय क्षेत्रों का प्रबंधन एक स्थानीय मामला है जहां अपर्याप्त निधियों की चिरकालिक समस्या बनी रहती है, ऐसा नहीं निकल रहा है इसमें से, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारे नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च घनत्व और व्यापक गरीबी के कारण उनमें योजनाबद्ध विकास कर पाना अत्यंत कठिन है, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? नगर आयोजना पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्चा
में विविध और अंतर विषयक उपागम अप्रोच शामिल होना चाहिए। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22वां प्रश्न क्या दिया है? उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई है। पहला क्या है? भारत को नगर व्यवसायिकी की एक नई पीढ़ी की आवश्यकता है जिसके पास आधुनिक नगर पद्धति का संगत ज्ञान हो। तो ऐसा इसमें कुछ स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो ये गलत है। वर्तमान में भारतीय विश्वविद्यालयों में तंत्र उपागम सिस्टम अप्रोच में प्रशिक्षण देने की क्षमता या सामर्थ्य नहीं है, तो ये भी गलत है। तो उपर्युक्त पूर्व धारणाओं में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? एक भी सही नहीं है, अर्थात ना तो एक ना दो। इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट परिच्छेद की ओर आते हैं। परिच्छेद नंबर 2। इंटरनेट पर प्रत्येक आवाज एक ही प्रकार के श्रोताओं को नियंत्रित नहीं करती है। जब उच्च पूंजी वाले अनाम निजी संगठन अपने विचारों हेतु अधिक स्थान के लिए भुगतान करते हैं, तो वे प्रभावी रूप से अपेक्षाकृत ऊंची आवाज खरीद रहे होते हैं। यदि डिजिटल क्षेत्र में राजनीतिक संवाद डिस्कोर्स निर्वाचन जीतने तक अपने प्रतिद्वंदी को मात देने का मामला है, तो राजनीति की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। सोशल मीडिया के ध्यान का केंद्र या फोकस ऐसी विषय वस्तु को बढ़ावा देने तक सीमित है जो अधिकांश प्रयोक्ताओं संलिप्तता जैसे एंगेजमेंट कहते हैं सृजित करें, भले ही विषय वस्तु कितनी ही भड़काने वाली क्यों ना हो। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त परिच्छेद के केंद्रीय विचार को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? पहला है, मीडिया के एक बाजार के रूप में निर्मित सोशल मीडिया सूचना तक त्वरित पहुंच को सुनिश्चित करता है। ये स्पष्ट रूप से इसमें ये नहीं लग रहा है। दूसरा, सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है। तो ये उपर्युक्त जो इन्होंने परिच्छेद दिया है उसके हिसाब से ये फिट बैठ रहा है। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो सकता है। अभी हम सीओडी और देख लेते हैं। सोशल मीडिया का सृजन लोकतंत्रों को सशक्त बनाने के लिए किया गया है, तो ऐसा इसमें नहीं दिया गया, तो ये गलत हो गया। आज के विश्व में सोशल मीडिया सुशिक्षित सामाजिक जीवन के लिए अपरिहार्य है, तो ये भी इसमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सोशल मीडिया आदर्श या नैतिक संस्थाएं नहीं है, बल्कि कंपनियों द्वारा लाभ कमाने के लिए निर्मित उत्पाद है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे 24 नंबर प्रश्न। उपर्युक्त परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई है। कौन कौन सी? इंटरनेट पर्याप्त रूप से समावेशी नहीं है, ये कथन, ये पूर्व धारणा सही है, ऐसा कहा गया है उसमें। इंटरनेट किसी देश में राजनीति की गुणवत्ता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है, ये भी सही है। तो दोनों ही पूर्व धारणाएं इसमें सही है, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक, सी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 25 नंबर। अब 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 222 निम्नलिखित संख्याओं में से किनके भाज्य है ना? कौन सी संख्याओं के भाज्य? तो ये एक तरह से हम देखें इसको, तो ये 222 क्या सम संख्या है? सम संख्या है ना, सम संख्या। और 333 क्या है? विषम संख्या। ठीक, सम संख्या और विषम संख्या का कोई भी अगर वर्ग किया जाता है, मान लो कि 2 या 3 जो भी किया जाता है, मान लो 2 का स्क्वायर और ये 3 का क्यूब ले लेते हैं, तो 4 प्लस 3 9 27, तो ये कितना होगा? 31। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि सम प्लस विषम संख्या का अगर वर्ग करके हम जोड़ेंगे तो वो 2 से विभाजित नहीं होगी, वो हमेशा विषम संख्या आएगी, है ना, विषम संख्या आएगी, तो 2 से विभाजित नहीं होगी। तो ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें कौन सा ऐसा विकल्प है जो 2 से विभाजित नहीं बता रहा है? 2 और 3 से, किंतु 37 से नहीं, तो ये नहीं होगा क्योंकि 2 से हो रहा है, जबकि 2 से नहीं होगा। 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं, ये हो सकता है, लेकिन अन्य विकल्प भी हम पहले देख लेते हैं। 2 और 37 से, तो 2 से तो होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 2 3 और 37 से, तो 2 से भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर निकल रहा है तुरंत, ये निकल रहा है बी, है ना। आगे हमको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3 और 37 से, किंतु 2 से नहीं।
सिंपल सा है ये, ठीक है। अब आते हैं हम